अब हम फैंग को देखते जो पूरे सिटी में घूम घूम कर एनर्जी स्टोन्स को अलग अलग छुपा रहा था। जैसे ही फैंग ये काम करके आगे बढ़ता है वैसे ही उस जगह पर एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर वहां के लोग सभी शॉक्ड होते हैं। उसके बाद एक एक करके बाकी के स्टोन्स भी फटना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं तब फैंग जमीन के नीचे माइंस के अंदर घुस जाता है। फैंग अंदर माइंस में जाकर सभी स्टोन्स को निकालना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए उसे एक दुश्मन देख लेता है जिस कारण से फैंग उसके ऊपर भी एनर्जी स्टोन्स को फेंक कर उसे भी ब्लास्ट कर देता है। फिर फैंग सोचने लगता है मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तभी वो देखता है उसके पीछे। ये देखकर फैंग भागते हुए सोचता है मैंने तो एनर्जी स्टोन्स को ब्लास्ट करने का सोचा भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ट्री खुद ही ऐसा कर रहा हो। हम देख पाते हैं कि फैंग के पीछे ट्री का रूट हाथ धो के पड़ा हुआ था। फैंग उसे एक के बाद एक डॉज करते जाता है और सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसे ये भी फिक्र नहीं है कि इससे पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी आगे से दुश्मन आ जाते हैं जो कि रैंक 7 के थे। फैंग उनसे अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है और ओल्ड मैन को हेल्प के लिए पुकारे जा रहा था। उसे पता था अगर यहाँ पर ओल्ड मैन नहीं आए तो वो अगले 30 सेकंड में उनके हाथ लग जाएगा और उनसे मारा जाएगा। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब वो देखते हैं वो किन और सॉन्ग को भी दुश्मन चेस कर रही है। ये देखकर ओल्ड मैन उन्हें भी अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगते हैं। किन बताता है कि उन लोगों ने कुछ टाउन्स को लूटा था। पहले तो उनके पीछे रैंक 6 के बंदे पड़े हुए थे लेकिन उसके बाद रैंक 7 फिर रैंक 8 वाले। वैसे फैंग तुमने क्या किया? इधर ओल्ड मैन फैंग से कुछ पीने के लिए मांगते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब फैंग बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं तुमने पूरे सिटी को लूटा है, क्या तुम्हारे पास एनर्जी एसेंस नहीं है? जिस पे फैंग बताता है वो तो माइंस को लूट रहा था मगर अचानक से पूरा माइन डिस्ट्रॉय हो गया और पूरे शहर के लोग पीछे पड़ गए। ये सुनकर सॉन्ग पूछने लगता है क्या वहाँ पर सही में माइंस है? तब फैंग उन्हें बताने लगता है कैसे वहाँ पर बड़ा सा माइंस है और एक फाउंटेन ऑफ लाइफ है जहाँ अगर किसी जानवर को फेंक दिया जाए तो वो जानवर रैंक 8 का बन जाएगा। तभी अचानक से ओल्ड मैन उन्हें शांत रहने को बोलते हैं क्योंकि दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए थे। ये सुनकर फैंग उन्हें हल्का सा एनर्जी एसेंस पिलाकर तेजी से चलने को बोलता है। एनर्जी एसेंस को पीते ही ओल्ड मैन लाइट की स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं और कैटाकॉम्ब के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। अभी फैंग अपने सिस्टम में देख ही रहा था तभी वहां पर डीन आ जाते हैं जो ओल्ड मैन के गोल्डन बॉडी को देखकर हैरान होते हुए पूछते हैं ओल्ड मैन क्या आप रैंक 8 में ब्रेक थ्रू हो गए? तब फैंग उनकी तारीफ करते हुए बताता है ये अभी रैंक 8 पर नहीं पहुंचे मगर इन्होंने अपने बॉडी को एडवांस कर लिया है जिस कारण से वो गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर फैंग बताने लगता है कैसे ओल्ड मैन लगभग मर ही गए थे मगर फाउंटेन ऑफ लाइफ के एनर्जी एसेंस के हेल्प से वो जिंदा है और उसे लाने के पीछे उसी का हाथ था। फिर फैंग अपनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ किए जा रहा था जिसे सुनकर डीन कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे जायंट सिटी वाले हमारे ऊपर कुछ टाइम तक हमला नहीं करेंगे। फैंग तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो दुश्मन तुम्हारे पीछे आएंगे और हमारा काम और खराब हो जाएगा। अगर हमने उन्हें और ज्यादा प्रोवोक किया तो बाकी के कैटाकॉम्ब सिटी उनके साथ मिलकर हमें खत्म कर देंगे। अभी हमें टाइम चाहिए ताकि हम इंसान और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। इधर फैंग स्माइल करने लगता है और सोचता है मेरा वेल्थ अब 10 बिलियन पहुंच गया, इसका मतलब कि अब सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और कुछ न्यू फीचर्स आ जाएंगे। अब फैंग अपने सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर देता है और कुछ देर में अपग्रेड भी हो जाता है। फैंग ये देखकर परेशान हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा कोई सा भी फीचर नहीं है जो उसे चाहिए था। ये देखकर वो माता मनाने लगता है। तभी वो देखता है एक फंक्शन है सेलेस्टियल कन्वर्टर। ये देखकर वो उसे ट्राई करना शुरू कर देता है मगर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो वापस से ट्राई करने लगता है। इतने में डीन और ओल्ड मैन उसके पास आते हुए पूछते हैं फैंग ये तुम क्या कर रहे हो? तब फैंग कहता है क्यों क्या हुआ, मैं तो बस मेंटिलिटी और वाइटिलिटी को फ्यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था ऐसा करना इतना आसान होगा। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे डांटते हुए बताते हैं सेलेस्टियल बॉडी का यूज सिर्फ हाई रैंकर्स कर सकते हैं, अगर तुम अभी से यूज करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर फैंग सेलेस्टियल बॉडी द्वारा बनाया हुआ बेल फेंक देता है। ऐसा करते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर डीन बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उससे पूछने लगते हैं ऐसा तुमने कैसे किया? फैंग का पावर देखकर डीन और ओल्ड मैन डिस्कस करने लगते हैं और फैंग को वापस घर जाने को बोलते हैं। फैंग जाना तो नहीं चाहता था मगर उसे जाना पड़ता है। इधर कैटाकॉम्ब के बाहर लायन जी उनका इंतजार कर रहे थे। जी तो फैंग की चिंता करते हुए रोए जा रही थी।
थी। तभी फैंग हीरो की तरह अपनी एंट्री मारता है। फिर फैंग बाहर आते ही खुशी खुशी अपने जीत का ढिंढोरा पीटने लगता है। फैंग के पीछे ओल्ड मैन और बाकी सब भी आ जाते हैं। इधर जी फैंग से पूछती है तुम ठीक हो? तब फैंग उससे अपनी पोटली देते हुए बताता है कैसे उसने लगभग रैंक 9 वाले को मार ही दिया था और उसके पीछे बहुत सारे रैंक 7-8 के पड़ गए थे, मगर वो कैसे भी बिना चोट खाए निकल गया। मैंने वहां पर जाकर बहुत सारे माइंस को भी खोदे थे, मगर मैं सिर्फ इतने ही ले पाया। ये देखकर लायन स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे पता नहीं था तुमने इतने चीजों का एक साथ सामना कर लिया। तब फैंग कहता ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हल्का कमजोर था, इसी कारण से रैंक 9 वालों को नहीं मार पाया। ये एक शेम की बात है, मैं सिर्फ रैंक 5 पर हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि फैंग तो रैंक 5 पर पहुंच गया। जी भी ब्लश करते हुए कहती है तुम रैंक 5 पे पहुंच गए और मैं अभी रैंक 3 पर हूँ। तब फैंग कहता है मैं वापस आ गया हूँ ना, अब मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा इम्प्रूव करने में। और हाँ, मैंने कैटाकॉम्ब में सेलेस्टियल बॉडी को मास्टर कर लिया है, अब माऊ एक न्यू कल्टीवेशन रूम बनाएगा। तब लायन उसे बताते हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो उसे कम से कम 2 ग्रैंड मास्टर की जरूरत पड़ेगी, मगर अभी तो वो रैंक 5 पर ही है। तब फैंग बोलता है बस अब देखते रहो मैं क्या करता हूँ, इस बार मुझे बहुत सारा काम करना है, मैं उम्मीद करता हूँ इस काम में मुझे हर बंदा सपोर्ट करेगा। तब लायन कहते हैं माओ के लिए जो अच्छा होगा मैं उसे सपोर्ट करूंगा। तभी किन कहता है तुम इस स्कूल पर कब्जा करना चाहते हो ना। ये सुनकर फैंग बोलता है तुम मेरे से जलो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। जिसपे किन कहता है अगर तुम मुझे अच्छा पे करोगे तो मैं काम करूंगा। फिर सभी के जाने के बाद फैंग कहने लगता है यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि मैं किस कैटाकॉम्ब में मारा जाऊंगा। जी तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मास्टर है, मगर वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सुनकर जी कहती है मुझे पता है, मैं खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन करूंगी ताकि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये सुनकर फैंग सोचता है क्या इस लड़की को हिंट नहीं मिल रहा, मैं इसे ट्रेनिंग पर फोकस करने को बोल रहा हूँ ना कि मेरे ऊपर। फिर वो जी को समझाते हुए कहता है ट्रेनिंग तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ हो तो वो गलत है। ये कहते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब जी का कंधा ग्लो करना शुरू कर देता है। ये देखकर जी खुश होते हुए कहती है तुमने मेरे अंदर एनर्जी एसेंस को डाला ना, थैंक यू इसके लिए, अब मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और कैटाकॉम्ब में जाऊंगी। फिर फैंग जी को समझाकर वहां से भेज देता है। कुछ देर बाद सरीना भागते हुए आती है और गवर्नर से पूछती है आपको कुछ हुआ तो नहीं, क्या आप ठीक हो? तब वो कहते हैं कि बस हल्की सी चोट आई है, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। ये नजारा देखकर फैंग सोचने लगता है सरीना कब से किसी की चिंता करने लगी, क्या ये दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं? फिर सरीना गवर्नर को बात करने के लिए बोलती है, जिस पर गवर्नर उसे यहीं पर शांति से बैठकर बात करने को बोलते हैं और उसे बताते हैं नानजियांग के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और ना ही इनका कल्टीवेशन अच्छा है, इसी कारण से फैंग और माउ ने कोलैबोरेट करने का सोचा है, मगर ये करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनकर फैंग पूछता है क्या आप चाहते हैं हम एक स्पेशल क्लास खोले जहाँ माउ के बच्चे हमारे से अट्रैक्ट होकर आए, क्योंकि हमारे पास बेटर टीचिंग है और ट्रेनिंग फैसिलिटी है, मगर वो सभी फैकल्टी हमारे लिए इनफ नहीं होंगे। ये सुनकर गवर्नर पूछते हैं तुम्हें क्या क्या रूल्स रखना है, जिसपे फैंग बताता है एक क्लास में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स होंगे और सभी के सभी रैंक 2 होने चाहिए या उससे ज्यादा, और हमें कैश में पेमेंट नहीं चाहिए बल्कि उन्हें हर्ब्स और मेडिसिन हमें देना पड़ेगा पैसों के बदले। ये सुनकर वोंग कहता है हम सब नानजियांग से है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम घाव पर नमक डाल रहे हो। जिस पे फैंग कहता है मैं तो सिर्फ तुम सबकी हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल के लिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। गवर्नर आपको तो मेरी बातों को समझना चाहिए। ये सुनकर गवर्नर उसे पिल्स के लिए दूसरे कंपनी पर डिपेंड रहने का सलाह देते हैं। ये सुनकर फैंग बताता है ऐसा करने पर सभी स्टूडेंट्स के पास पिल्स नहीं पहुंच पाएंगे और सभी स्टूडेंट्स रोड पर आ जाएंगे। आजकल हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी कारण से हमें कंपनीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पुराने रूल्स के हिसाब से नहीं बल्कि नए रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। ये सुनकर लायन भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। ये देखकर बाद में गवर्नर भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब फैंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट होगा, इसीलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब फैंग वहां से डील कंफर्म करके बाहर आता है तब सरीना उससे पूछती है क्या तुम सही में अपने आप को हेडमास्टर समझते हो? अगर तुम सही में हर चीज का लीडर बनना चाहते हो तो ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम्हें दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है? ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है माऊ मेरे घर जैसा है और इसकी ग्रोथ हमारे हाथों में है। तब सरीना कहती है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सोचते रहो, मगर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं
दिया था। अगर तुम्हारे पास और एनर्जी एसेंस है तो मुझे दे दो। तब फैंग कहने लगता है मेरे पास तो बस हल्का सा ही बचा है। ये सुनकर सरीना पूछती है फिर भी कितना बचा है। इस पे फैंग उन्हें बताता है उसके पास 10 ग्राम से भी कम बचा हुआ है। और जब वो सरीना का भयानक रूप देखता है तब वो कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं सच बताता हूँ, मेरे पास 100 ग्राम तक होगा। तब सरीना कहती है फिर हम स्कूल चलते हैं और एनर्जी रूम में उसे ट्राई करते हैं। ये सुनकर तो फैंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। अब हम सरीना को एनर्जी रूम में देखते हैं जहाँ वो ध्यान लगाते हुए सोचती है इससे पहले जब भी मैंने अपने मेंटेलिटी पर फोकस किया था तब वो अनस्टेबल हो गया था, मगर फैंग के एनर्जी के हेल्प से अब ये स्टेबल हो गया है। अगर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो बहुत सही होगा। इधर बाहर प्रिंसिपल कह रहे थे अगर सरीना ने ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम जल्दी से एनर्जी को वापस ले लेना। तब फैंग बाहर से चिल्लाते हुए कहता है मास्टर मेरी हेल्प करो, मेरे पास बस हल्का सा एनर्जी बचा हुआ है। तब प्रिंसिपल कहते हैं इस एनर्जी की कमी नहीं है बल्कि ये अपने ट्रॉमा के कारण से फोकस नहीं कर पा रही। इधर सरीना का मेंटलिटी ब्रिज बन चुका था मगर उससे कंट्रोल नहीं होता। तब प्रिंसिपल कहते हैं इसका ब्रिज तो उसके मेंटलिटी के साथ फ्यूज ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फैंग जल्दी से उसे और एनर्जी दो। ये सुनकर फैंग बोलता है मैं पहले ही उन्हें 100 ग्राम दे चुका हूँ। उसके बाद वो कंजूसों की तरह एनर्जी को हल्का हल्का निकालने लगता है। इधर सरीना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेंटलिटी मर्ज क्यों नहीं हो पा रही। इधर बाहर से फैंग चिल्लाते हुए कहता है सरीना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बदला लूंगा। मैं रैंक 5 पे पहुंच चुका हूँ, जैसे ही मैं रैंक 9 पे पहुंच जाऊंगा वैसे ही मैं आपके दुश्मन टियामान को मार दूंगा। मैं आपको प्रिंसिपल को मारने में भी हेल्प करूंगा, आप मेरे ऊपर बिलीव करो। अंदर से सरीना पूछती है क्या तुम्हारे पास एनर्जी है। ये सुनकर फैंग बोलता है नहीं, मगर मैं आपको सेलेस्टियल बॉडी का एनर्जी दे सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल उन्हें मना करते हुए कहते हैं तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाई तो। तब फैंग कहता है अगर ये अपने ब्रिज को नहीं संभाल पाई और कोलैप्स हो गई तो ये रैंक 3 पर पहुंच जाएंगी। कम से कम सेलेस्टियल बॉडी के कारण से वो अपने रैंक पर स्टेबल तो रहेंगी। अगर आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, मैं इन्हें अकेले संभाल लूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। ये कहकर फैंग अपने एनर्जी को उन्हें देने लगता है और सरीना उसके एनर्जी को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। आखिरकार वो अपने बॉडी को फ्यूज करने में सफल भी हो जाती है। ये देखकर फैंग खुश होने लगता है कि चलो कम से कम मेरी मेहनत तो बर्बाद नहीं गई। तभी फैंग को एक लड़की आवाज देते हुए बताती है उससे कोई मिलने आया हुआ है। ये सुनकर फैंग कहता है वो इतनी जल्दी भी आ गए। अब हम फैंग को मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ कैटाकॉम के लोगों के सामने देखते हैं जहां वो उससे पूछते हैं हमने सुना है तुमने कैटाकॉम के रैंक 9 वालों से बिना कुछ पता चले ही उनसे एनर्जी एसेंस लेकर आ गए हो। तब फैंग कहता है हाँ, मगर उसके लिए मुझे बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा है। फिर फैंग अपना एक एक करके अपने पावर का नमूना दिखाने लगता है। ये देखकर वो लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। फिर वो लोग उसे अपने पिल्स की फैक्ट्री दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पे फैंग बताता है वो उन्हें ये सब नहीं दिखा सकता है, ये स्कूल के रेगुलेशन के खिलाफ है। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए पूछते हैं क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो। तब फैंग कहता है आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो गवर्नर के पास जाइए, यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर वो लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर फैंग मस्त वहीं पर बैठा रहता है। अब हम फैंग को अनाउंसमेंट रूम में देखते हैं जहाँ वो अनाउंस करते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर मुझे कुछ अनाउंस करना है। सबसे पहली बात इंस्ट्रक्टर वो रैंक 9 पे पहुंचने वाले हैं, इसीलिए उन्हें अपने कल्टीवेशन पर फोकस करने की जरूरत है। और ओल्ड मैन ने रैंक 8 पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और स्कूल काउंसिल और मार्शल आर्ट्स क्लब एक साथ मिलकर स्कूल को चलाएगी। ये सुनकर सभी लोग इस बात के खिलाफ हो जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तभी फैंग उन्हें बताता है सभी की सैलरी 30% बढ़ा दी जाएगी और वो सभी 60 घंटे सेलेस्टियल कल्टीवेशन कर सकते हैं एनर्जी रूम में, और फ्यूचर में एनर्जी रूम और वाइटलिटी रूम दोनों को ही फ्री कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक बंदा खड़ा होते हुए कहता है फैंग क्या तुम लीडर हो इस स्कूल के या सिर्फ एक स्टूडेंट। ये सुनकर फैंग कहता है ऑफ कोर्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, वैसे क्या एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है अपने स्कूल के लिए। मैं फ्यूचर में सब कुछ के रेट कम करने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं बिल्स वाली कंपनी इस बात के लिए राजी नहीं होगी, तुम फालतू में अपने दुश्मन बना रहे हो। तब फैंग कहता है इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट के होते हुए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर मैं हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लूंगा। ओल्ड मैन उबासी लेते हुए कहते हैं ये तो छोटे मोटे रूम हैं, तुम सब सिर्फ मुझे कल्टीवेशन रूम दे दो। फिर सरीना कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस स्कूल को कौन चला रहा है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे टाइम से मिल जाने चाहिए। फिर लायन कहते हैं जब तक स्टूडेंट स्ट्रांग बन रही है तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। तभी
प्रिंसिपल अपने पावर से फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, बच्चे तुम स्कूल को चला लो, मगर कोई भी दिक्कत आई तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये सुनकर फैंग डरते हुए हाँ में जवाब देता है। इधर लायन फैंग को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। तब वो कहता है, आज से इस स्कूल का सरनेम है फैंग। यस, मैंने कर दिखाया। तब लायन कहते हैं, जो तुम कैटाकॉम्ब से बुक्स लाए थे वो ट्रांसलेट हो गए हैं, इसीलिए चलकर उसे देखो। ये सुनकर फैंग खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब पहली बार मेरे हाथों में कैटाकॉम्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है। फैंग बुक के ट्रांसलेशन को देखते हुए कहता है, डीमन का कैलेंडर, फिर सेकंड किंग कौन है? तब लायन कहते हैं, मुझे नहीं पता, इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलिट्री ने हमें प्रोवाइड करवाया है, लगता है वो कुछ हमसे छुपा रही है। मैजिक सिटी का नाम मैजिक सिटी नहीं है, बल्कि उसका रियल नाम साउथर्न टेरिटरी है। फिर फैंग और लायन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखने लगते हैं। तब फैंग पूछता है, लायन आप कितने टाइम में ग्रैंड मास्टर बन जाओगे? ये सुनकर लायन कहते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं 1 साल में ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। फिर फैंग बाहर आकर एनर्जी पर फोकस करने लगता है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। फैंग को फील हो रहा था कि उसके बोन्स होन हो रही है और उसके अंदर ग्लो लाइट फील हो रहा है। फैंग की पूरी बॉडी ग्लो होने लगती है। तभी ओल्ड मैन उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं, फैंग ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी वाइटलिटी और बाकी सब बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, यहाँ पर मैं 8 रैंक हूँ या फिर ये? इधर फैंग अपने ब्लड को बहुत तेजी से फ्लो होते हुए फील कर पा रहा था। एक लेयर उसके बोन के आसपास चढ़ रही है। मेरे लेफ्ट आर्म का गोल्डन बॉडी कंप्लीट हो चुका है। ये कहते हुए वो अपने लेफ्ट हैंड से जमीन पर हमला करता है, जिस कारण से वहाँ की जमीन टूटने लगती है। तभी ओल्ड मैन आकर उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास इतना अच्छा फिजिकल नहीं है कि तुम अपने पूरे बॉडी को ही होन कर सकते हो, इसी कारण से यहीं पे रुक जाओ। तब फैंग कहता है, मगर सॉन्ग ने तो अपने हेड को भी होन कर लिया है। जिस पर ओल्ड मैन बताने लगते हैं, वो सभी से अलग है, वो एक अलग ही प्रोडिजी है, इसीलिए तुम अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। फिर फैंग कहने लगता है, मैंने अपने लेफ्ट हैंड को गोल्डन बना लिया है और मैं बाकी के बॉडी को भी बना सकता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे छोड़ देते हैं और केयरफुल रहने को बोलते हैं। फिर फैंग अपने दांत दिखाते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा होन हो चुका है, मुझे डर है कि मैं किस करते टाइम किसी के दांतों को ना तोड़ दूं। तब ओल्ड मैन कहते हैं, क्या किस करते टाइम तुम किसी के दांतों को तोड़ सकते हो? क्या आजकल के बच्चे यही सोचते हैं? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। अब से इसके एपिसोड डेली आते रहेंगे। इस वीडियो का लाइक है मैं 2K और 500 कमेंट्स। अगर ये पूरा हो जाएगा तो आज इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।